ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े हुए बेसिक रूल्स को। और वो बेसिक रूल्स कौन कौन से थे आपके? आउबियो प्रिंसिपल, हॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोहर्स-ब्यूरी रूल एंड होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। राइट, अब हम कुछ उन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कहीं ना कहीं इन रूल्स को तोड़ेंगे, यानी एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए बहुत बेहतर तरीका है कि हम लोग एलिमेंट स्क्रेडियम से लेकर जिंक तक, यानी एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। राइट, स्क्रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d1, किसी को कोई डाउट नहीं है? 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। राइट, टाइटेनियम 22, आर्गन 18 4s2 and 3d2, वेनेडियम आर्गन 18 4s2 3d3, क्रोमियम आर्गन 18 4s2 and 3d4. Right, but here is an exception that chromium does not show this oxidation electronic configuration. It actually shows the different electronic configuration, and that is argon 18 4s1 3d5. अब भाई पूरी कहानी यूं है कि अगर आप किसी भी चीज को यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और एक उसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। राइट, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, यह हमें केमिस्ट्री में ध्यान रखना है। राइट, हम लोगों को पढ़ना क्या होता है पूरी केमिस्ट्री में कि किसी भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी चीज को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है। राइट, जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी चीज को मैथमेटिकली जस्टिफाई करते हैं। केमिस्ट्री में मैथमेटिकली भी करते हैं लेकिन ज़्यादा हम थ्योरेटिकली जस्टिफाई करते हैं। तो अब तक हम लोग 4 थ्योरेटिकल चीज पढ़ रहे थे। हॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक थ्योरेटिकल रूल था। राइट, होन्स रूल थ्योरेटिकल रूल था। आउबियो प्रिंसिपल थ्योरेटिकल था। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे डिपेंड कर रहे थे, थ्योरेटिकल थे पूरी तरह से। राइट, अब बात आता है कि जब कॉन्फ़िगरेशन लिखने गए तो थ्योरेटिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये सजेस्ट किया गया कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ये ना होकर ये है। अब हमें इस कॉन्फ़िगरेशन को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है। राइट, और थ्योरेटिकल जस्टिफाई इस तरीके से किया गया है भाई कि डी जो सबसेल है, हम सबको पता है डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। राइट, तो अगर हम लिखे आर्गन 18 के बाद 4s एस सबसेल का एक ऑर्बिटल और डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल। ठीक है, उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 4s और 3d, 4s2 और 3d4, 1 2 3 और 4। राइट, और अगर आप इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो फिर ये होगी और वो कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। राइट, एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। राइट, एक्सपेरिमेंटली सजेस्ट किया गया है भाई कि क्रोमियम इस कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। अब हमें थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है कि भाई इसको क्यों करना है। 2 सिंपल सजेशन दिए गए। पहली चीज, एक्सपेरिमेंटली ये बात बहुत बार प्रूव हुई कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। समझिए इस कहानी का क्या मतलब है। इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और एक कॉन्फ़िगरेशन आपका ऑक्सीजन का है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपका नाइट्रोजन का है, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। राइट, अब एक्सपेरिमेंटल
ये प्रूव हुआ कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इन दोनों की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। यानी नाइट्रोजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है किसकी तुलना में, कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो जब कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया तो आप सबको पता है p में 3 ऑर्बिटल और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2p2 है, ये 2p3 है, और 2p3 जो है वो हाफ फिल्ड है, यानी p के अंदर सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, राइट, और 2p4 हाफ फिल्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होगी वहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। ये बात एस पर लागू नहीं होती है, पी, डी और एफ तीनों के रूल ये कहते हैं भाई कि जहां पर भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो वहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। यानी ऐसी स्थिति में कोई भी एलिमेंट ना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के दो केस बताए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखा, राइट। एक और एग्जांपल समझिए ध्यान से, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। फ्लोरीन 1s2 2s2 एंड 2p5, राइट। नियोन 1s2 2s2 एंड 2p6, राइट। नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है फ्लोरीन की तुलना में, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है और p6 का मतलब फुल्ली फिल्ड। हम सबको पता है भाई, एस को अवॉइड कीजिए आप, p3 हाफ फिल्ड, p6 फुल्ली फिल्ड, d5 हाफ फिल्ड, d10 फुल्ली फिल्ड, f7 हाफ फिल्ड एंड f14 फुल्ली फिल्ड। So these all configuration have extra stability, right? And the elements which show these configuration does not easily lose or does not easily gain electron। ऐसे एलिमेंट जो कोई भी एलिमेंट जो इस कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसके पास होती है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के पास होती है। जो हाफ फील्ड होगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, जो फुल्ली फील्ड होगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। अब आ जाते हैं क्रोमियम की कहानी को कैसे सजेस्ट करेंगे, राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गया भाई कि 4s का इलेक्ट्रॉन डी में क्यों गया, हाफ फील्ड करने के लिए गया, राइट। हाफ फील्ड करने के लिए गया, हाफ फील्ड नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन लेस था हाफ फील्ड से, और ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन की तुलना करो तो आप कहोगे जी दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। द पॉइंट इज क्लियर। सो दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन कंपैरिजन ऑफ दिस केस। पॉइंट इज क्लियर। सो ये हमें ध्यान रखना है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए रीजन्स पे बात कर लेते हैं पहले कि आखिर फिर इसको समझेंगे कैसे। ये बात तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एक बात बोल दिया गया कि जो हाफ फील्ड है वो स्टेबल और जो फुल्ली फील्ड है वो स्टेबल। थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो दो अलग अलग रीजन दिए गए। पहला चीज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, कि जहां भी अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होता है वहीं पर स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। जैसे अगर कहीं भी P के अंदर 1 हो तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, P2 हो तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन P3 होते ही स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाएगी क्योंकि सब में सिमेट्री आ गया है। 4 है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, P5 है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन P6 होते ही फिर से स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलिए अगर आप लोग D की बात करते हो तो D में 5 ऑर्बिटल हैं, D1 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, D2 में भी नहीं है, D3 में भी नहीं है, D4 में भी नहीं है, लेकिन D5 होते ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। दूसरी तरफ D6 में नहीं है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, D7 में नहीं है, D8 में नहीं है, लेकिन D10 में फिर से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी P3, P6, D5, D10, F7 और F14 ये सभी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से S का इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो गया, D के अंदर शिफ्ट हो गया। दूसरा रीजन ये दिया गया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट, कि जितनी शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। देखिए एक बात क्लियर था, मैंने पहले भी बताया था कि जरूरी थोड़ी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का नाम ABCD रख देते हैं, राइट। और आप सबको बताया था भाई ये 5 D ऑर्बिटल हैं
और पांचों ऑर्बिटल एनर्जी में इक्वल है। ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? आपको कि ए में भी जा सकता है, बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है, ई में भी जा सकता था। भाई इलेक्ट्रॉन तो कहीं किसी भी बॉक्स में जा सकता है ना, किसी भी ऑर्बिटल में, क्योंकि सबकी एनर्जी इक्वल है। तो ये बात तो पहले भी क्लियर हो गया था कि किसी में भी जा सकता है, लेकिन सिमेट्री के लिए हम पहला इलेक्ट्रॉन पहले में फिल करते हैं। तो इसका एक्सचेंज कहाँ कहाँ पॉसिबल है ये देखिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है? दिस इलेक्ट्रॉन, अगर ये होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता था, एक्सचेंज नंबर 1, 2 और एक्सचेंज नंबर 3। द पॉइंट इज क्लियर। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता था। द पॉइंट इज क्लियर। सो एक्सचेंज अगर होगा तो यहाँ एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ये शिफ्ट तो हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज का मतलब यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉइंट, अगर ए चला जाए कहाँ, बी की जगह और सी की जगह, तो टोटल एक्सचेंज ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी, 3 एक्सचेंज पॉइंट बाई दिस ए, राइट। अब बी वाला बी सी के साथ एक्सचेंज कर ले और बी डी के साथ एक्सचेंज कर ले, सो टोटल एक्सचेंज 2। और फिर सी वाला सी डी नहीं गिनोगे, सी डी वाले के साथ एक्सचेंज कर ले, तो टोटल एक्सचेंज ऑफ सेट बने 6, राइट। लेकिन अगर आपका D5 हो तो एक्सचेंज कितना होगा? देखिए, एक एक्सचेंज इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, टोटल एक्सचेंज हुए 4। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये इसके साथ एक्सचेंज, ये इसके साथ एक्सचेंज, ये इसके साथ एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज हो गए 3 और। अब आ जाइए इसके ऊपर, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, टोटल एक्सचेंज हो गए 2, और ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, टोटल एक्सचेंज हो गए 1। यानी अगर कॉन्फ़िगरेशन D4 है तो एक्सचेंज 6 बार हो सकता है, और अगर D5 है तो एक्सचेंज 10 टाइम्स हो सकता है। जितना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, राइट, उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये 2 अलग अलग तरीके से समझाए गए हैं। आप लोगों को जर्नली ध्यान रखना है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेट। क्यों गया भाई? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या है? एक्स्ट्रा है। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पॉइंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, मैग्नीशियम, आर्गन 18, 4s2 एंड 3d5 चेक कर लीजिएगा। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25, कोई डाउट ही नहीं है। सो अगेन आर्गन 18, 4s2 3d6, आर्गन 18, 4s2 3d7, निकेल आर्गन 18, 4s2 3d8, 29 आर्गन 18, 4s2 3d9। फिर से कहानी वहीं पे आके रुक गई कि ये कॉन्फ़िगरेशन शो करने की बजाय कॉपर जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और अब आप लोगों को पता चल गया क्यों करता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर? डी के अंदर, ताकि डी की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाए? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाए, राइट, मोर सिमेट्री हो जाएगा। और जिंक आर्गन 18, 4s2 एंड 3d10। सो 2 एलिमेंट क्रोमियम और कॉपर पहले 30 एलिमेंट में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2 का बड़ा रोल है, राइट। हर स्टूडेंट को पहले 30 एलिमेंट्स के नाम, उनका एटॉमिक नंबर, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का तैयार होना चाहिए। ये एक बहुत असेंशियल है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में 1 to 30 सभी की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और सबके साथ ये लिखोगे कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है या एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे पता चलेगा? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में डालो वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा। सो पॉइंट इज क्लियर। सो दी जा रही। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं भाई, और हमारे लिए अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अभी हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, अब आयंस के बारे में बात ओके। और टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए कुछ कैटायंस की बात कर लेते हैं और एनायंस की। कैटायंस आप सबको पता है, आयंस बनता है कैसे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉस ऑफ, राइट। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 एंड 4s1, 1s2 2s2 2p6 3s1 चेक कर।
अब हमें क्या करना है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस सोडियम पॉजिटिव की लिखनी है, एक इलेक्ट्रॉन करना है, आउटर सेल से ही रिमूव होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल से होगा, दिमाग में बिल्कुल, राइट। तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने वाले हो, एक बात पॉइंट क्लियर कीजिए कि जब भी किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, हमेशा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको आउटर सेल से करना है, राइट। और एंट्री देना हो तो कोई भी अंदर वाला सेल जब वैकेंट होगा तो उसके अंदर एंट्री लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक जाना चाहेगा, क्या होगा। तो रिमूवल आउटर से, एंट्री इनर में जाएगा, लेकिन इनर खाली होना चाहिए, इनर में स्पेस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा पॉइंट आता है सोडियम पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर था भाई कि सोडियम का डिटेल लिखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1, राइट। अब मामला है फर्स्ट सेल फुल, सेकंड सेल, सो इलेक्ट्रॉन थर्ड से निकलेगा, सो दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p6, दिस इज सोडियम पॉजिटिव, क्लियर है। चलिए और बात करते हैं कैल्शियम 2 बॉन्ड। तो पहले हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट इज आर्गन 18 एंड 4s2, सो रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दैट इज आर्गन 18, इलेक्ट्रॉन 4s0, राइट। चलिए और बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट इज आयरन Fe with atomic number 26 and that is argon 18, 4s2 and 3d6. If someone asks that write the electronic configuration of Fe plus 2, so we have to remove 2 electron from this, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो फुल है, यहाँ से तो निकलना नहीं है, यहाँ 2 संभावनाएं हैं कि कहाँ से निकालें, 3d थर्ड सेल में है और 4s फोर्थ सेल में है, आउटर सेल फोर्थ है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा, और 2 निकल गए तो अब ये खाली हो जाएगा, तो तीसरा निकालना हो तो फिर 3d से निकलेगा। तो Fe+2 में 2 निकालना है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 4s0 एंड 3d6, पॉइंट इज क्लियर। और अगर हमसे ये पूछा जाए Fe+2 की बजाय Fe+3 की लिखनी है तो क्या करोगे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2s 4s में से निकालना है, एक 3d में से, क्योंकि आउटर तो पूरा खाली हो जाएगा 2 निकालने के बाद। सो आर्गन 18 4s0 एंड 3d5, दिस इज योर Fe+2 Fe+3, क्लियर है पॉइंट। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इन सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, Cu+, Zn+2, स्कैनेडियम +3, राइट, और मैग्नीज +2, राइट, एल्यूमिनियम +3, लिथियम पॉजिटिव, इन सब एलिमेंट के आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए स्मूथ हो जाएगा, राइट। एक चलिए और कोशिश करते हैं, दैट इज chromium +3. So chromium have electronic configuration 24 atomic number, argon 18, 4s1 and 3d5. So we have to remove 3 electrons from chromium. So 1 electron from here, 2 electron from here, and that is argon 18, 4s0 and 3d3. 1 from this, 2 from this. This is the configuration of chromium. राइट। और अब अगर एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है भाई। तो एनायन के लिए आप लोगों को एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन तो हमेशा ही उसी सीक्वेंस में होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको ऑक्सीजन नेगेटिव लिखनी है तो आपको 8+1 यानी 9 की ही कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसी सीक्वेंस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लिखना है तो आपको 8+2, राइट। तो नेगेटिव के लिए आप लोगों को एटम का लिखने का जरूरत नहीं है। सो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव मीन्स 8+2, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, राइट। क्लोरीन नेगेटिव, दैट इज 17+1 18, the configuration of chlorine negative is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 1 6 3p6, that is the configuration. So किसी भी
एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन और उसके आयंस की कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम और कॉपर को लेकर एक्सेप्शंस, राइट। एक्सेप्शंस बहुत सारे एफ ब्लॉक में मौजूद हैं। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोग इन चीज़ों को सीख जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आप प्रायोरिटी क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हो, राइट। और उसके तुरंत बाद आप लोगों के +1 में 2 चैप्टर आएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। वहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हो, राइट। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं और एक बार हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से कि आखिर बोहर को हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे जस्टिफाई करता है। हमने पहले भी बात कर लिया था, अगर हम लिखने वाले थे पोटेशियम 90, तो हम लोगों को पता है कि कॉन्फ़िगरेशन 2881 है और हमारे लिए क्यूरियस क्वेश्चन था कि आखिर थर्ड सेल फुल हुए बगैर इलेक्ट्रॉन फोर्थ में कैसे चला गया। तो जो आप पोटेशियम की लिखने वाले हो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो आप लोग देखिए फर्स्ट सेल 1 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 2s और 2p दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल 3s और 3p दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। सो 2881 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, राइट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, क्योंकि आप लोगों ने 20 तक बहुत लिखा था, 20 के बाद नहीं लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe 2, सेकेंड सेल 8, थर्ड सेल 2s 3s 3p एंड 3d। सो 6 2 and again 6 6 6 12 that is 14 and this is the configuration 2842। बोहर्स के मॉडल से इस कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाना बहुत टिपिकल था, राइट। लेकिन अब आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिखा? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये भी है और थर्ड सेल भी है, राइट। और फिर उसके बाद फोर्थ सेल के, राइट। वैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का मेथड नहीं है, क्योंकि हम लोग जब बहुत डिटेल में पहुंच चुके हैं तो पूरा आप लोग इस केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करोगे, राइट। लेकिन आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं, राइट। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ phosphorus, atomic number 15। so the configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3। फुल है, फुल है, फुल है और फुल है। ये फुल नहीं है, आप लोग लिख के देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। सो टोटल अनपेयर्ड जो पेयर में ना हो, पॉइंट इसके लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास? फॉस्फोरस के पास, राइट। चलिए और बात करते हैं। एलिमेंट क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 70, द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। जो फुल है उस पर बात मत करो, 3p5 पे आ जाइए। कौन रूल को फॉलो कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। सो क्लोरीन हैव ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो, राइट। वन मोर क्वेश्चन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2। और चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आउट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 विच हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe+2 एंड Fe+3 ज्यादा अनपेयर्ड किसके पास? एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 18, ये सब फुल है। 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए इसमें से, आर्गन 18 4s0 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए इस कॉन्फ़िगरेशन से, आर्गन 18 4s0 एंड 3d5, राइट। सब चेक कीजिए भाई, ये तो फुल है, इसको तो गिनिए, राइट। 3d6 1 2 3 4 5 और 6। सो there are 4 unpaired electron Fe here. Again 3d6 1 2 3 4 5 6, again 4 electrons, right, but 3d5. so the configuration 1 2 3 4 5, so it have 5 unpaired electrons. so out of Fe+2 and Fe+3 have more number of unpaired electron। बहुत जरूरत पड़ेगा इस चीज को, तो इन छोटी छोटी चीजों को भी सीख लीजिए आप लोग।
Okay, the next question is, अगेन द क्वेश्चन इज अनपेड इलेक्ट्रॉन को लेकर पूछ रहा है, आप लोग कर सकते हो, राइट। कुछ क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसका सेंस नहीं बनता है, विच डू नॉट हैव सेंस। 7 तो 7 सेल का और पी सब सेल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको पता है भाई फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है एस, दूसरे में एस और पी है, तीसरे में एस पी डी है, इसके बाद सब में एस है, एस पी डी और एफ, उसके बाद एस पी डी एफ और जी। तो इसके बाद यानी फर्स्ट सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल के अंदर पी सब सेल मौजूद है, तो इसका सेंस निकलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई कि 2D का सेंस निकलता है या नहीं निकलता। आप सबको पता है भाई सेकंड सेल में 2s 2p, राइट, 2D मौजूद नहीं है। सोल्व कैसे करेंगे, सबको पता है n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 और 1 होगी, l की वैल्यू 0 और 1 होगी तो s और p होगा, d मौजूद नहीं होगा। हम लोग करके आए इस तरह के क्वेश्चन, राइट। 3s3 का कोई सेंस, राइट, सबको पता है n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 1 और 2 है, s मौजूद है। अब बात आता है s है तो 1 ऑर्बिटल है, और 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना दिखाया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर अगेन जनरल क्वेश्चंस, राइट। चलिए इसके बाद एन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल, के एल एम एन, कोई बात नहीं, जितना जरूरत पड़ेगा लिख लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, सो 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल 8 electrons, right, and 2 electrons in third cell, 2 electrons in third cell. So the question is, what is the atomic number? So the total electrons, right, 12. सबको पता है एटम है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, उतना ही एटॉमिक नंबर। आयन होता तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते, राइट। सो एटॉमिक नंबर 12। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, दैट इज द, सो क्वांटम नंबर 1 भी है 2 भी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 भी है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। दिस इज अनदर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स, यस, एस सब सेल, सेकेंड सेल में एस सब सेल, पी सब सेल और थर्ड सेल का एस सब सेल। सो टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स 1 2 3 और 4। फर्स्ट सेल का एस सब सेल, सेकेंड सेल का एस और पी सब सेल, थर्ड सेल का एस सब सेल। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आप लोगों को, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स फॉर टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल 1 और एस ऑर्बिटल 1 और एस ऑर्बिटल 1। सो टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी सब सेल है 3 ऑर्बिटल मौजूद है, तो पी में भी 3 ऑर्बिटल मौजूद है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन है भाई, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम 24, आर्गन 18, और पूरा लिख लीजिए, कई बार सेल सब सेल को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, उस चीज़ को याद रखिए जिसके बारे में बात किया था, राइट। सो प्रेडिक्ट करना है टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स 7। The point is clear. How many subcells are there? 7 subcells. The number of electron in subcell having L is equal to 0. L की वैल्यू 0 है, उस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब S में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। सो L की वैल्यू टोटल 2 2 2 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले का आंसर 7 है, सेकेंड जहाँ L की वैल्यू 0 है उसमें कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, L की वैल्यू 0 है तो सब सेल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट क्लियर है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस l वैल्यू इक्वल टू 3।
उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बताना है जिसकी n+l की वैल्यू 3 है। ये देखिए n+l की वैल्यू 1 है, 1 + 0, n+l की वैल्यू 2 है, 2 + 0, n+l की वैल्यू 3 है, 2 + 1, 2n और p है तो 1 है, राइट। n+l की वैल्यू 3 है, 3 + 0, n+l की वैल्यू 4 हो गई है, 3 + 1, n+l की वैल्यू 4 हो गई है और n+l की वैल्यू 5 हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर n+l हैव 3, so n+l हैव 3 here, so total number of electrons 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और पॉइंट तक पहुंचते जाइएगा। क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 1 2 2 2 2 2, यस देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आएंगे, आप लोगों को असाइनमेंट भेजा जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को कर लेने हैं। नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और पूरा का पूरा चैप्टर का बेसिक्स क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, राइट। असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व करना है, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।